ऑल राइट, सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और लास्ट लेक्चर देख लिया है। तो बेटा चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, थोड़ा सा आज हम लोग जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज चैप्टर का लगभग 90% पोर्शन कंप्लीट कर दें, ताकि कल जो 10% पोर्शन बचा हो उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हों। ठीक है, तो आज की क्लास भी लंबी होगी, हो सकता है कि अब बैक टू बैक 2-3 वीडियो एक साथ आपको मिल जाए। ठीक, तो क्या करना है बेटा, हम लोग को अब आज एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एकदम ध्यान से समझना, आसान टॉपिक है, आराम से पढ़ते चलेंगे और एकदम मक्खन की तरह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो एग्जांपल्स बोलूँगा उनको याद कर लेना, जो पॉइंट्स बोलूँगा उनको याद रख लेना, मेमोराइज रख लेना, बार बार लिख के प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन बोलूँगा यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा है नहीं, बट हाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इधर से आते हैं तो आप इसको मन लगा के पढ़ना। ठीक है, 1 सेकंड का बस टाइम देना बेटा, बस आप 1 सेकंड का टाइम देना मुझे। ओके ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल के इफेक्ट को पढ़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट पढ़ना है। तो ये इफेक्ट पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। पहले हमें ये तो पता हो कि न्यूक्लियोफाइल है क्या। जब न्यूक्लियोफाइल क्या है ये बात जब हमें पता चल जाएगी तो उसके इफेक्ट को भी पढ़ लेंगे, बट पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोई भी स्पीसीज, एटम या कोई मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। ऐसा कोई भी स्पीसीज, ऐसा कोई भी एटम, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हो उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है आपको ये बात समझ में आई? कोई भी ऐसा बंदा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो हम लोग को कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो आप लोग आई थिंक 11th में पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैं अभी जीओसी का लेक्चर बनाने वाला हूँ, तो आप लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेना, अभी का हमारा टॉपिक नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जितना बताना था मैंने बता दिया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है कि ऐसा कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता रहे। और आज मैं स्पीड अभी थोड़ा सा तेज रखूंगा, तो अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आप मेरे को सुनते रहना। ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो आओ आगे चलते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल है वह SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है, बट SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल ज़्यादा होता है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल ज़्यादा होता है। अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या था। SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने रेट पढ़ा था। SN1 रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट था वो क्या था? K इंटू सबट्रेट। SN1 रिएक्शन में मैंने आपको रेट इक्वेशन बताया था, क्या था? K इंटू सबट्रेट। लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या था रेट इक्वेशन? K इंटू सबट्रेट का कंसंट्रेशन इंटू न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। SN1 में जो रेट था वो K टाइम्स सबट्रेट का कंसंट्रेशन था, मतलब सबट्रेट मतलब रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू K गिव्स आउट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। पढ़ाया था आपको। अब बट SN2 में क्या पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सबट्रेट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू K गिव्स आउट द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये सारी बातें पढ़ा रखी हैं। ये दोनों रेट आपको याद है? ये दोनों रेट आपको याद है? हाँ सर बिल्कुल याद है। तो अब मुझे बताओ अगर हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि सर जो न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट है, न्यूक्लियोफाइल का जो इफेक्ट है वह SN1 रिएक्शन में रेट के लिए बहुत कम है। अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट देखें इन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, इफ वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1, rate of reaction for SN1, then we can clearly say that कि there is no impact of nucleophile on the SN1 reaction, or nucleophile show a very less impact on the SN1 reaction. But on the other hand, if we are going to see or observe the rate of reaction for SN2 in the presence of nucleophile, then we can clearly see कि nucleophile with greater concentration impact the rate of SN2 reaction. If we double the concentration of nucleophile, then rate also get doubled. If we decrease the concentration of nucleophile, then rate also get decreased. Isn't it? तो बेटा बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जो रेट है उसका जो रेट हमारा दोनों है उसमें SN1 में अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियोफाइल का रेट
न्यूक्लियोफाइल जो है वह SN1 रिएक्शन के रेट पे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वह SN2 रिएक्शन का जब हम लोग रेट निकालने जाते हैं तो उसमें अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट करता है। ठीक बात है? हाँ सर ठीक बात है। तो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को पहले देख लो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को पहले देख लो ध्यान से। वहां पे मैंने पढ़ाया था, यहां पे रिवाइज करवा दिया है ना, बहुत ध्यान से देखो, लुक केयरफुली बोथ दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को एकदम ध्यान से और अच्छे तरीके से देखो। अब कुछ चीजों को सोचो, कुछ चीजों को सोचो कि if there is not any involvement of nucleophile to determine the rate of SN1 reaction, then we can say for SN1 reaction we can use a weak nucleophile, yes or no? अगर SN1 रिएक्शन में SN1 रिएक्शन के रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, अगर SN1 रिएक्शन का रेट निकालने के लिए न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो क्या हम लोग SN1 रिएक्शन के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल को ले सकते हैं कि नहीं? है या ना बोलो? क्यों? न्यूक्लियोफाइल का कोई इंपैक्ट नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो SN1 रिएक्शन का रेट निकालने के लिए हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल को ले सकते हैं, या ना बोलो? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हो। सिमिलरली SN2 रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लेंगे? हम लोग ट्राई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो हम लोग अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी हम लोग SN1 रिएक्शन कराएंगे तो SN1 रिएक्शन हम लोग लेंगे वीक, क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, और SN2 रिएक्शन में क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इतनी सारी बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया, इन सारी बातों को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टू SN2 रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल टू SN1 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? SN2 रिएक्शन शो करता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? SN1 रिएक्शन शो करता है। ठीक, एक रीजन तो ये हो गया कि हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही क्यों ले रहे हैं SN2 के लिए, और वीक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों ले रहे हैं SN1 के लिए। एक रीजन और देता हूं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। चलो हमारे पास कोई एक स्पीसीज है ना, ये मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया Cl, ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? Cl ले लिया। ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ। ठीक, हाँ सर ले लिया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब ध्यान देना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है हमारा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते ये हैं कि जो रिएक्शन है वो SN1 पाथ से जाए। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म को शो करे। हमारा डिजायर ये है कि ये रिएक्शन शो करे SN1 रिएक्शन, ये रिएक्शन शो करे SN1 मैकेनिज्म। बट हम लोगों ने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है वो लिया स्ट्रॉन्ग, तो अब बात को बताओ कि जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है बालक, जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अरे यस और नो बोलो यार। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। सर क्यों नहीं हो पाएगा? पहले क्या होता था SN1 रिएक्शन में कि पहले बेटा ये बॉन्ड टूटता था, कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनता था, है ना? कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनता था, यही होता था ना? हाँ सर बिल्कुल यही होता था। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये कार्बोकेटाइन को नहीं बनने देगा। ये काम ऐसा करेगा कि डायरेक्ट जाके बैक साइड यहाँ पे अटैक कर देगा। अभी जाके कार्बोकेटाइन के बनने से पहले ही अगर यहाँ पे अटैक कर देगा तो होने क्या लगेगा? होने कुछ ऐसा लगेगा, Cl, और यहाँ पे हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा ये पहले से जो बंदा था वो था। सीन ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ पा रहे बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मतलब ये कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल जाके डायरेक्ट अटैक कर देगा। डायरेक्ट जाके इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तुरंत जाके इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। अब देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये चार्ज तो होगा। सर ये चार्ज क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो इस कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखते ही क्या करेगा? खटाक से अटैक कर देगा। इसने जैसे ही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखा वैसे ही वो यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा उस केस में क्या होगा? अगर इसका अटैक हो गया जैसे ही, वैसे ही ये
बॉन्ड टूटना शुरू होगा। तो क्योंकि अटैक और बॉन्ड फ्यूजन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड फ्यूजन दोनों साथ साथ हो रहे हैं मेरे बच्चे, दोनों साथ साथ हो रहे हैं मेरे बालक। इस वजह से ये SN1 पाथ को नहीं चूज करेगा, चूज कर लेगा SN2 पाथ को। समझ में आया? तो अब समझो लिखना क्या है। चाहो तो लिख लो, लिखो। हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को SN1 रिएक्शन के लिए यूज नहीं करते। क्योंकि हमें पता है ये इस लैंग्वेज में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग जैसे ही देखो आपको सब कुछ फटाक से क्लियर हो, दिमाग में लगाना पड़े। क्योंकि हमें पता है SN1 रिएक्शन में पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे, उस केस में न्यूक्लियोफाइल इंस्टेंटली कार्बन चेन पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 पाथ नहीं रह जाएगा, SN2 पाथ रह जाएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के इंस्टेंट अटैक की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में और बॉन्ड फिजन कार्बन और क्लोरीन के बीच में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ होने लगते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ कि हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो क्या दिक्कत होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब बेटा आप लोग लेते हो तो प्रॉब्लम यही आता है कि जैसे सपोज करो कि यही था हमारा, यहाँ पे था Cl, हम लोगों ने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, तुरंत जाके अटैक कर देता है। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाके तुरंत अटैक कर देगा तो ये बॉन्ड अपने आप धीरे धीरे टूटने लगेगा। समझ गए बात को? हाँ सर। तो इंस्टेंट अटैक की वजह से जो रिएक्शन का पाथ रहता है, यानी कि यहाँ पे जब जैसे न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ पे इंस्टेंट अटैक कर दिया, तुरंत ही अटैक कर दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो ही नहीं पाता, और जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो ही नहीं पाता तो SN1 रिएक्शन का पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जाके तुरंत अटैक कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तुरंत अटैक किया, वहां से प्रॉब्लम बालक ये क्रिएट हुई कि बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच में। मतलब समझो कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर दिया, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फ्यूजन होने लगेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के इंस्टेंट अटैक की वजह से कार्बन न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड फ्यूजन, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ होने लगते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो अपना पाथ चूज कर लेता है वो हो जाता है SN2 का पाथ। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इस बात को समझ गए कि हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों ले रहे हैं SN2 में, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों ले रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में कैसा न्यूक्लियोफाइल लेना है, हमें वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है। ठीक है, बहुत अधिक एक्सप्लेन कर दिया इस टॉपिक को, इस पॉइंट को इतना अधिक एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, फिर भी नहीं। तो आपको बस ओवरऑल यहाँ से यही बात याद रखना है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है उसको हम लोग लेंगे SN2 में, जो हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होता है उसको लेते हैं SN1 में। ठीक है, ओके, ठीक है। अगली बात देखो, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इग्नोरेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जिस बंदे की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अधिक है, मतलब जो, इसको सिंपल से बात समझो कि क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इग्नोरेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो इसलिए तो डिफिनेशन हो गया। तुमसे कोई पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। अब सर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ क्या होता है ये बताओ, कि वह स्पीसीज जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। मतलब नहीं समझा सर, मतलब नहीं समझा, मतलब देखो सिंपल सा बात यह है कि जो स्पीसीज, जो एटम, जो मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, वो स्पीसीज, वो मॉलिक्यूल, वो एटम जो ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं वो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और वो स्पीसीज जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में वो एक प्रॉब्लम दिखाते हैं। मतलब जैसे समझो कि मैं फ्लोरीन ले लूँ,
चलो फ्लोरीन ले लो, तो फ्लोरीन क्या है, पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से देना चाहेगा? सर नहीं देना चाहेगा। फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई इट कांट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली, हेंस फ्लोरीन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जो बंदा न्यूक्लियोफाइल को आराम से दे दे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जो बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर को आराम से ना दे वो हो गया वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब यही बात है, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब कौन बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। अब अगली बात देखो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि फ्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हुआ कि अधिक, फ्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हुआ कि अधिक, हाँ या ना बोलो, बोलो बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो गया। और अगर फ्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो गया, इसका मतलब फ्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, आप ये बात समझ चुके हो कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ मतलब कि कौन सा बंदा, कौन सा स्पीसीज, कौन सा एटम, कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट कर दे। जो बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा उसके वो अगर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब समझो, पहले बात को समझो कि कोई बंदा है हमारे पास, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत जल्दी से डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल तो है, बिल्कुल सही बात है सर, है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को फास्ट डोनेट कर रहा है, इसका मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है। और अगर इस न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है। ठीक, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक कॉन्सेप्ट, तो आप केमिकल काइनेटिक नामक चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में भी बताया जाएगा, तो ये इस बात को आप वहीं पढ़ना, काइनेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है, समझो यही बात। अब देखो कोई बंदा ऐसे बोल दे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करें इसका मतलब क्या, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और अगर न्यूक्लियोफाइल का बेटा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अब इलेक्ट्रॉन पेयर को अच्छे से डोनेट करेगा, जल्दी डोनेट करेगा। नहीं समझे बात को, फिर से बता रहा हूं, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वह इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत जल्दी डोनेट कर देगा, वो बहुत जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का दान कर देगा। ठीक है, पक्की बात है, क्रिस्टल क्लियर बात है, आसान चीजें हैं, बस सुनते रहो बस। ठीक, अगली बात देखो, मोर इजिली द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बेटर इज द न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। वो स्पीसीज जो जितना जल्दी, वो एटम जो जितना जल्दी, वो मॉलिक्यूल जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे किसी को, वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट कर दे वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। और वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत धीरे धीरे डोनेट करे, या फिर डोनेट ही ना करना चाहे, या फिर टाइम लेके डोनेट करे, फास्ट डोनेशन ना शो करे, वो बैड न्यूक्लियोफाइल। तो गुड न्यूक्लियोफाइल क्या है, बैड न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या आप ये बात भी समझ गए, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अच्छे से डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को मस्त तरीके से डोनेट करता है, वो हो गया गुड न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है लेकिन मन भी नहीं है, वो बैड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। अब समझो बात को, जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, जैसे मान लो आपके पास क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ले लिया मैंने, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपको क्या पता है कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। और अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। मतलब नहीं समझे सर, समझाओ इसको। देखो यहां से यहां जा रहे हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब फ्लोरीन और कार्बन हम लोग कंपेयर करें
कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी दे सकता है, तो आप बोलोगे कि सर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी दे सकता है। मैं पूछा क्यों, तो बोलोगे कि सर कार्बन कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, और जो बंदा कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स को लेना आसान है। अब फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है। अब फ्लोरीन क्योंकि बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज नहीं करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि जो इंसान जितना अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव है वह अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को उतना अधिक स्टेबल बनाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की लेने की क्षमता उसकी अच्छी है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्टिव, इसका मतलब क्या कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है। नहीं समझे, नहीं समझे? आप समझो कि मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब समझ पा रहे हो आप लोग कि उससे प्यार है ना। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव, इसका मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक प्यार कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को किसी कीमत पर जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन कार्बन कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसका मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन से भी उतना प्यार नहीं है, तो कार्बन फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देगा। तो बस वही समझा रहा हूं कि जब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहां से यहां मूव करने पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रहा है, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव कार्बन, उससे कम सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव फ्लोरीन। समझ गए बात को? हाँ सर बिल्कुल समझ गए बात को। तो मुझे अब बताओ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक होगी? तो आप क्या बोलोगे कि सर अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रहा है, तो जो ऑक्सीजन है वह नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। ऑक्सीजन जो है वह नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को देना नहीं चाहेगा। जो बंदा अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिव वह इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं देना चाहेगा, और जो बंदा कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव वह इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट करना चाहेगा। समझ गए? हाँ सर, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसका मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत आराम से, बहुत जल्दी से डोनेट कर देगा। कोई समस्या की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। समझ गए? तो अब वही बात बता रहा हूं कि अलोंग द पीरियड, यानी अलोंग द पीरियड मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, माफ करना, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इतनी बातें क्लियर है, जल्दी आप लोग लिख लो, टाइम नहीं दूंगा बेटा बहुत अधिक, जल्दी लिखो। तो चलो बेटा हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बस आपको एक बात और याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वह एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना अधिक बेसिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी, और जितना कम बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम न्यूक्लियोफिलिसिटी। सिमिलरली जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी, और जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगा, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अगली बात देखो, इफ डोनर एटम इज सेम देन न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी। मतलब मान लो मैंने तुमसे पूछा ये हो गया नाइट्रोजन, अब मैंने बोल दिया कि इस नाइट्रोजन के लिए बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। मान लो मैंने तुमको कुछ एग्जांपल दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, मैंने एग्जांपल दे दिया। अब मैं तुमसे क्या पूछता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ इन सब में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अब बोलोगे कि सर इसके लिए देखो पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों देखो। यहाँ पे डोनर एटम सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, यहाँ पे डोनर एटम सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, यानी कि अगर ये कार्बन किसी एटम ए को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो न्यूक्लियोफाइल, और यही कार्बन अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देता है तो हो गया बेस। सिमिलरली ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसी एटम ए को देता है तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये नाइट्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसी H पॉजिटिव को देता है
H पॉजिटिव को देता है तो ये हो गया बेस। सिमिलरली ये ऑक्सीजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एटम ए को देता है तो हो गया न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर H पॉजिटिव को देता है तो ये हो गया बेस। अच्छा, सिमिलरली ये फ्लोरीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एटम ए को देता है तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी H पॉजिटिव आयन को देता है तो ये हो गया बेस। अच्छा, तो यहाँ से क्या मतलब समझ में आया? यहाँ से मतलब ये समझ में आया कि सर डोनर एटम यहाँ पे कार्बन ही है बस, यहाँ पे सर नाइट्रोजन है बस, यहाँ पे सर ऑक्सीजन है बस, यहाँ पे सर फ्लोरीन है बस, यानी कि डोनर एटम तो सेम है। अगर बेस की तरह एक्ट करना है तो भी कार्बन ही बेस की तरह एक्ट करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है तो कार्बन ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अगर बेस की तरह एक्ट करना है तो नाइट्रोजन ही बेस की तरह एक्ट करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है तो नाइट्रोजन ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने जा रहा है, यानी कि डोनेशन तो क्यों नाइट्रोजन कर रहा है। तो ऐसा केस जब हो जाए कि जब डोनर एटम सेम हो जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल होगा। मतलब ये कि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हो क्या रहा है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रहा है। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा, अभी बताया था मैं। हाँ सर बताए थे। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रहा है तो हर केस में डोनर एटम क्योंकि सेम है तो बेसिसिटी भी क्या होगा, वो भी घटेगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? बस मैं आपको इतना ही समझाने का प्रयत्न कर रहा था बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे डोनेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बन करेगा, यहाँ पे डोनेशन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन करेगा, यानी कि एक ही एटम को दोनों काम करना है। जब एक ही एटम को दोनों काम करना है ना, तो अब जैसे देखो मैं तुमसे पहले मैं तुमसे इसको दो तरीके से पूछ रहा हूँ, अभी समझ जाओगे। मैं तुमसे अगर पूछता हूँ कि बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर ये सारे बंदे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट जो होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता है, यानी कि सबसे कम न्यूक्लियोफाइल ये होगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये होगा। नहीं, गलती बोल दिया। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता है, इसका मतलब सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल F होगा और सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल C होगा। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जो हमारा बेसिसिटी है वो भी घटेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड तो सेम फॉलो हो रहा है, करना तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन ही है। समझ गए बात को? हाँ सर, यानी कि सबसे अच्छा बेस भी कौन सा होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, और सबसे घटिया बेस कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करने वाला। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, इफ डोनर एटम इज सेम देन न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी। अब इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन क्या बोलेगा, इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहली बात लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब मैं तुमसे क्या पूछता हूँ, बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बेसिसिटी में भी क्या होता है कि अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को दे दे, तो होता है बेस। हाँ, अब क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कैपेसिटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की क्षमता घटेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की क्षमता घटेगी इसका मतलब बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को दे नहीं पाएगा, और अगर बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिसिटी है वो भी तो घटेगी। ये सर बिल्कुल घटेगी। तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उसमें भी कार्बन सबसे अच्छा होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो आई थिंक अब इस एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर डोनर एटम सेम है, डोनेशन अगर सेम एटम को करना है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर हम लोग आगे को चलते हैं। अब देखो अगला एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी को। क्या करना है,
छोड़ो मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना है, मतलब कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन खराब न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले काम क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, देखो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक बात है, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात ये कि मैं इसको इफेक्ट के हेल्प से सॉल्व करूंगा। किससे सॉल्व करूंगा, मैं इसको इफेक्ट के हेल्प से सॉल्व करूंगा। और आप लोग क्या करना, आप लोग एसिड बना के सॉल्व करना। आज जब मैं लिविंग ग्रुप पढ़ा रहा था, लिविंग ग्रुप के जब क्वेश्चन करा रहा था तो मैं बोला था ना कि इन सबको बना दो एसिड, पहले सब में H पॉजिटिव जोड़ दो, सब में H पॉजिटिव अगर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, पहला वाला ये बन जाएगा, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, तीसरा वाला क्या बन जाएगा, CH3 C⋯OOH, ये बन जाएगा, है ना, हाँ सर। अब आपको अब मैंने इन सब का pKa वैल्यू लिखवा रखा है आपको। अरे बेटा ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा वाटर, और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला ग्रुप को भी मैं R मान लेता हूं, तो एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक तरह से अल्कोहल हो गया, एक तरह से वाटर हो गया। तो आपको सबका pKa वैल्यू लिखवा रखा है, तो pKa वैल्यू से आप लोग कंपेयर कर सकते हो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो क्या होगा, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो होगा हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो वीक न्यूक्लियोफाइल, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये बात आप वहां से कंपेयर कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को इफेक्ट के हेल्प से सॉल्व करा देता हूं, मैं इस क्वेश्चन को इफेक्ट के हेल्प से सॉल्व करा देता हूं, है ना, ठीक है। और जल्दी से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पहले ऑप्शन में देखो CH2O नेगेटिव, ठीक। दूसरा क्या है, OH नेगेटिव। तीसरा क्या है, O नेगेटिव, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मैं तुमसे क्या पूछता हूं कि सबसे स्टेबल अनायन कौन सा है, सबसे अधिक स्टेबल अनायन कौन सा है, तो तुम बोलोगे कि सर देखो ये है हमारा हीटेरो एटम, ये ऑक्सीजन है हमारा हीटेरो एटम, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कर रहा है रेजोनेंस। ऑक्सीजन तो है हमारा हीटेरो एटम, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव सिग्मा पाई। ऑक्सीजन यहां पे रेजोनेंस कर रहा है वाया डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है यहां पे हीटेरो एटम और ऑक्सीजन कर रहा है यहां पे रेजोनेंस वाया डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहां पे लग रहा है प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट, यानी कि जो अनायन है वो प्लस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है। ये जो अनायन है यहाँ पे वह इस प्लस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है। इधर को यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या इस अनायन को स्टेबल करने के लिए कोई इफेक्ट लगा रहा होगा, तो आप बोलोगे नहीं लगा रहा होगा सर, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो माइनस आई ग्रुप में आता है, ना प्लस आई ग्रुप में आता है, ना माइनस एम ग्रुप में आता है, ना नहीं प्लस एम ग्रुप में आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है नो इफेक्ट। ठीक बात है, इस पे आओ। ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये है प्लस आई ग्रुप। क्या है, प्लस आई ग्रुप। ये क्या है, एक टाइप का प्लस आई ग्रुप है। अब प्लस आई ग्रुप क्या करता है बेटा, प्लस आई ग्रुप जो होता है हमारा वो क्या करता है, वो अनायन को अनस्टेबल करता है। प्लस आई ग्रुप अनायन को अनस्टेबल करता है, यानी कि ये जो अनायन है हमारा वो क्या है, अनस्टेबल है। और ये जो अनायन है हमारा वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये अनायन प्लस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है। अच्छा, अब चलो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या था कि जितना स्टेबल अनायन जितना अधिक स्टेबल होगा उतना कम बेसिक, जितना स्टेबल अनायन उतना कम बेसिक, जितना अनस्टेबल अनायन उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो स्टेबल अनायन है, और जो वीक बेस हैं, सॉरी गलती से निकल गया। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो अनस्टेबल अनायन है, और जो वीक बेस हैं वो स्टेबल अनायन है। स्ट्रॉन्ग बेस अनस्टेबल अनायन, वीक बेस स्टेबल अनायन, ये कॉन्सेप्ट बता रखा हूं मैं। हाँ सर, यानी कि अब मुझे को ये बताओ कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा।
अब क्या बोलोगे कि सर सबसे तगड़ा बेसिक तो ये वाला होगा, क्योंकि जितना अनस्टेबल अनायन उतना स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जो हमारा ए वाला बंदा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। और मैं तुमसे पूछता हूं कि सबसे खराब बेस कौन सा है, सबसे वीक बेस कौन सा है, तो तुम बोलोगे कि सर देखो ये वाला जो अनायन है वो है सबसे अधिक स्टेबल, इसका मतलब जो अनायन सबसे अधिक स्टेबल है वो सबसे वीक बेस। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि जो सर ऑप्शन सी है वो सबसे वीक बेस है। अब फिर बीच में क्या बचा है, ये बचा, देखिए बीच में ये बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ऑप्शन बी, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा था तो ये बीच में आ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया, समझ पाए बात को सर? बिल्कुल समझ गए। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है बेटा, अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? तो तुम बोलोगे कि सर न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ अधिक है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अधिक होगा। तो सेम यही ट्रेंड फॉलो हो जाएगा, ए फिर बी फिर सी। आप इसको एचडी की स्ट्रेंथ से भी कर सकते थे, आप इसको एचडी की स्ट्रेंथ से भी कर सकते थे, बट मुझे आपको इफेक्ट्स रिवाइज करवाने थे तो मैंने इफेक्ट से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक बात है, तो आप जल्दी से इसको लिख लो एक बार, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी करो। तो चलो बेटा हम लोग अब अगले टॉपिक कुछ पढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स को ध्यान देना। क्या कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इट्स करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, उस केस में जो हमारा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। मतलब समझो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है। कब? जब दोनों एटम सेम हो। ये कंपैरिजन कब करना है? जब दोनों एटम सेम हो। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहां पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है और यहां पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहां पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है और यहां पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्या है? OH नेगेटिव, यानी कि यहां पे जो डोनर एटम है बेटा वो है नेगेटिवली चार्ज और यहां पर जो डोनर एटम है बेटा वो है न्यूट्रल, वो है न्यूट्रल। ये क्या हो गया? वाटर, और ये क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपको क्या याद रखना है कि जो अगर डोनर एटम सेम हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अगर डोनर एटम सेम है तो वो न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। समझ गए बात को? वो न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाला। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। If lone pair, अगला बात क्या बोलता है? If lone pair containing atom present adjacent to nucleophilic atom, then it will be more nucleophile। मतलब क्या? मतलब क्या? अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है 15th ग्रुप का एलिमेंट, नाइट्रोजन है 15th ग्रुप का एलिमेंट, इसका मतलब उसके वैलेंस सेल में, उसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो ये नाइट्रोजन दो बॉन्ड, ये नाइट्रोजन को देखो, अगर इस नाइट्रोजन को हम लोग ध्यान से देखें तो ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, यानी कि ये नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर पूरा खाली बचा हुआ है, इसके पास एक लोन पेयर पूरा खाली बचा हुआ है। सिमिलरली इसके पास भी एक लोन पेयर पूरा खाली बचा हुआ है। ठीक, और सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन भी केवल 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि इसके पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक, हाँ सर। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें और इसमें ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? इनमें और इनमें ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो तुम क्या बोलोगे? तुम फिर ये देखोगे यहाँ पे, सर देखो दोनों के पास ही दोनों एटम सेम है, दोनों ही केस में दोनों एटम न्यूट्रल हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि ये जो डोनर एटम है इसके जस्ट बगल में भी जो बंदा प्रेजेंट है उसके पास भी लोन पेयर है। यहाँ पे मान लिया कि डोनर एटम ये वाला है, मान लिया कि यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है वो क्या है? डोनर एटम है। तो ये नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच दूसरा एटम है उसके पास भी लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर दोनों का रिपल्सन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बताओ। नहीं समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए बात को? फिर से समझो। मैंने तुमसे पूछा कि इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि सर देखो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है।
अच्छी बात है। यहाँ पर भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, यानी कि दोनों ही केस में डोनर एटम भी सेम है और दोनों ही केस में डोनर एटम न्यूट्रल है। उस केस में क्या बोलोगे? अब उस केस में आप ये बोलोगे कि सर एक डिफरेंस है, बस मैं पूछूंगा क्या डिफरेंस है तो तुम बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये जो डोनर एटम, यहाँ पे मानता हूं कि डोनर एटम नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच जो पहला एटम है उसके पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच जो पहला एटम है उसके पास भी लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, क्या लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर। तो अगर लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा तो ये बंदा ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्यों सर? क्योंकि ये ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन को इसलिए डोनेट करेगा ताकि इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते ही ये लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन कम हो जाएगा, और जैसे ही लोन पेयर रिपल्सन कम हो गया एटम की एनर्जी भी कम हो गई और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। ठीक बात है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी को शो करेगा। समझ गए बात को? हाँ सर बिल्कुल समझ गए बात को। अब अगला बात देखो, बिगर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि जो एटम, वो एटम जिसका साइज बड़ा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अधिक होगा। वो एटम जिसका साइज बड़ा है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखो वहीं पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है कि आयोडीन का साइज सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, तो आपको इनको एज इट इज लर्न करना है। अगली बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी में बी वेरी इन डिफरेंट सॉल्वेंट, यानी कि अगर आप सॉल्वेंट को बदलोगे, ये ट्रेंड नॉर्मल है कि आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है फ्लोरीन से, आयोडीन फ्लोरीन से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आयोडीन ब्रोमीन से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये ट्रेंड तो नॉर्मल हो गया। लेकिन मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया, कई बार पोलर सॉल्वेंट ले लिया, कई बार नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, कई बार पोलर प्रोटिक ले लिया, कई बार पोलर ए प्रोटिक ले लिया। मैंने क्या किया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक तो कर रहे हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में। तो हम लोग अगर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक करेंगे तो ये जो वैल्यू लिखे हैं ये बदल जाएंगे डिफरेंट सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो सकता है कि वैल्यू सेम रहे, लेकिन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ये वैल्यू बदल जाएगी। ऐसी बातें कह रहा हूँ, मतलब कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो सॉल्वेंट के बदलने के साथ बदलता चला जाएगा। ये एग्जांपल अभी नहीं समझोगे, अभी बस इसको लिख लो, अभी रिवाइज मतलब दिमाग में बैठा लो ये बात जो मैंने बोला है। जब मैं इसको आगे की तरफ, अभी मैं जस्ट इसके बाद सॉल्वेंट ही पढ़ाने जा रहा हूँ, जब मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ा दूंगा, जब मैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, मैं फिर बोलूंगा कि देखो वहाँ पे पॉइंट लिखवाया था, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, तो आप लोग अच्छे समझ जाओगे। बट अभी के लिए बस आप इसको मेमोराइज रखो ना, दिमाग में बस रखो। अगली बात, सॉल्वेंट क्या होता है सर? सॉल्वेंट और द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड द मीडियम फॉर द रिएक्शन एंड डिक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। कैसे मीडियम प्रोवाइड करते हैं? जो हमारा रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को मिनिमाइज करके, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करके। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए एक मीडियम देते हैं। मीडियम कैसे देते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करके, है ना, रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करके। ठीक, अब सॉल्वेंट जनरली दो टाइप के होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अब आप लोग पहले इतनी बातों को लिख लो, फिर हम लोग आगे की बातों को लिखते हैं। जल्दी करो।